किसी अलग मेथड से समझा सकते हैं, तो देखते हैं। तो अभी प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए मैंने एक पहले मॉडल बनाया है। आपको पता है हमारे बंडू भाई, उन्होंने जॉब ज्वाइन किया और उनके ऑफिस में ये दो कलीग्स है उनके। जनरेटर का एक्सिस के साथ जो एंगल है उसे नाम दिया अल्फा। तो क्या बनता है देखो, ऑब्जर्व दिस प्लेन को अगर मैं एपेक्स से भेज देता हूं तो क्या होता है देखो, एक कोन है और एक वर्टिकल प्लेन है। अब मैं क्या करूंगा, इसके एपेक्स से इस कटिंग प्लेन को भेज दूंगा, तो मुझे क्या मिलता है, हाइपरबोला। तो देखो ये बन गया हाइपरबोला। तो अब मैंने क्या किया, कैसे लगाता हूं देखो, इस तरह से मैंने उसको स्ट्रेच किया है। तो अब यहां से समझो मैं अगर शुरू करता हूं, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, यहां से अगर मैं शुरू करता हूं और मैं इसको घुमाता हूं 2/3, 1/3, 3/5 लाइक दैट। इसेंट्रिसिटी से भी हम इलिप्स को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा इनके बीच में हमें अप्रोक्सीमेटली 10 डिविजन करनी है, या आप गिन के भी कर सकते हो या अंदाजन भी कर सकते हो। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, वो समझ गए तो सारे क्वेश्चंस उसके इस स्टेप के बाद सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, ये स्टेप ही अलग अलग रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। वाले कटिंग प्लेन से मैं अब इस कोन को कट करूंगा तो इस तरह से स्लाइस निकलेगा और मुझे जो प्रोफाइल दिखेगा उस प्रोफाइल को बोलेंगे पैराबोला। इस प्रोफाइल को क्या बोलते हैं, पैराबोला। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पराग देसले एंड यू आर वाचिंग बोध निधि। आज से हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका आज पहला लेक्चर है जिसमें हम इंजीनियरिंग कर्व्स देखेंगे। तो सारे इंजीनियरिंग कर्व्स को हम 4 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है कोनिक्स, कोन की वजह से तैयार होने वाले कोनिक्स, जिसमें इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला आते हैं। उसके बाद हेलिक्स आते हैं, जो कि सिलेंडर का हेलिक्स हो सकता है या कोन का हेलिक्स हो सकता है। इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। एंड उसके बाद कुछ रोलिंग कर्व्स है जैसे इन्वोल्यूट या साइक्लॉइड हो गया, एंड देन स्पाइरल आते हैं। सो ये 4 कैटेगरीज के कर्व्स है। टोटल अगर मिलाते हैं तो 8 से 9 कर्व्स बनते हैं। तो आज से हम कोनिक्स के ऊपर काम करेंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले आपको एक सवाल पूछता हूँ। आपको पता है हमारे बंडू भाई, उन्होंने जॉब ज्वाइन किया और उनके ऑफिस में ये दो कलीग्स है उनकी, जो कि दिन भर गॉसिप करती रहती है, दिन भर एक दूसरे से कुछ बातें करती रहती है। लेकिन वो बातें इतनी धीरे करती है कि वो बंडू भाई सुन नहीं पाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये बहुत स्लोली बात कर रही है, बहुत धीरे से बात कर रही है, जो कि उसकी दोस्त सुन लेती है, वो खुसफुसाहट उसकी दोस्त सुन लेती है, लेकिन बंडू भाई सुन नहीं पाते। देख रहे हो, बंडू भाई तो उनके नजदीक है, वैसे भी उनके नजदीक है, लेकिन इनकी बात वो सुन नहीं पाते, लेकिन उनके दोस्त वो बात सुन लेती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो दैट इज द क्वेश्चन। इसका जवाब मैं सेशन के एंड में दूंगा। सेशन खत्म होते होते आप उसको समझ ही जाओगे, लेकिन नहीं समझा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए सेशन को एंड तक देखना है। तो अभी कोनिक्स को समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि डबल नैप्ड कोन क्या होता है, कोन कैसे बनता है। तो उसके लिए आप देख रहे हो बोर्ड के ऊपर क्या है, एक एक्सिस होता है और एक जनरेटर होता है, जैसे मैंने बनाया। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे नाम देंगे हम अल्फा। मैंने दिया है जनरेटर का एक्सिस के साथ जो एंगल है उसे नाम दिया अल्फा। अभी नाम दिया हमने। अभी हमें करना क्या है, इस जनरेटर को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, 360 डिग्री में रोटेट करवाना है। तो जो बनेगा, तो क्या बनता है देखो, ऑब्जर्व दिस। क्या दिख रहा है, so you can observe there is a cone on this side also, there is a cone on the other side also. so एक ही जनरेटर कितने हैं, एक है, उसे हमने 360 डिग्री रोटेट किया तो वो एक ही समय पे दो कोन बना देता है। उसे बोलते हैं डबल नैप्ड कोन। कैसे दिखेगा, ये हो गया एक्सिस, ये हो गया जनरेटर। इस जनरेटर को 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो जो बनता है उसे कोन बोलेंगे। सो दिस इज अ डबल नैप्ड कोन। दिस इज वन अपर नैपे एंड दिस इज लोअर नैपे। ओके, तो हम जब भी कोन देखते हैं हम हमेशा ये वाला कोन हिस्सा देख रहे होते हैं, लेकिन हर बार जहां भी कोन होता है वो एक्चुअली दो हिस्सों में होता है। उसका ऊपर वाला हिस्सा, इस पॉइंट को बोला जाता है एपेक्स। जहां पे ये दोनों कोन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोला जाता है एपेक्स। इस वर्टिकल लाइन को बोला जाता है, विच इज इमेजिनरी लाइन, कॉल्ड एज एक्सिस। जिस इंक्लाइन लाइन को हमने घुमाया था उसे जनरेटर बोला जाता है। और ये बॉटम और टॉप वाला जो सर्कल तैयार हुआ है उसे बोला जाता है बेस। जो एंगल ये जनरेटर वर्टिकल लाइन से बना रहा है उसे हमने नाम दिया अल्फा। तो अब इस कोन को अगर हम एक कटिंग प्लेन से कट करते हैं तो जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा हमें वो अलग अलग तरह के कर्व्स मिलते हैं। उन कर्व्स को बोला जाता है कोनिक्स। जैसे देखो, मैंने ये डबल नैप्ड कोन लिया है। अब इसको मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करूंगा। अगर मैं इसे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करता हूं तो मैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से एट ए टाइम किसी एक ही नैपे को कट कर पाऊंगा। इसको जब कट कर पाऊंगा तो ऊपर वाला नैपे इंटैक्ट रहेगा, इसे कट करूंगा तो नीचे वाला नैपे इंटैक्ट रहेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर बेस को पैरेलल प्लेन में लेता हूं तो एक समय पे एक ही कोन कट हो रहा है। समझ रहे हो? तो इसको मैं समझाता हूं। चलो हम एक कोन लेते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली
मतलब बेस को पैरेलल प्लेन से कट करते हैं। तो कैन यू सी दिस कोन? अभी उसको मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से, मतलब बेस को पैरेलल प्लेन से, एक्सिस को परपेंडिकुलर इस तरह से अगर मैं कट करता हूं यहां से, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है वो सर्कल बन रहा है। क्या बना इसका क्रॉस सेक्शन? सर्कुलर बना। मतलब कोन को मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन या बेस को पैरेलल प्लेन से कट करता हूं तो उसको वो मुझे क्या देता है? सर्कल देता है, जैसे यहां पे दिखाता हूं। सो आई गॉट दी सर्कल। अगर इसी डबल नैप कोन को मैं किसी इंक्लाइन प्लेन से, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये प्लेन का एंगल एक्सिस से 90 डिग्री है, अब मैं उसको 90 से कम करवाता हूं, थोड़ा टिल्ट करवाता हूं और फिर कट करूंगा, तो क्या होगा देखो, 90 से कम है, मतलब ये पहले 90 था, अब मैंने क्या कर दिया उसको 90 से मैं उसको थोड़ा कम कर दिया और इसको कट कर दिया। तो यहां से अगर मैं उसे कट करूंगा इस तरह से, तो ये सेक्शन कट हो जाएगा और इस तरह से मुझे जो कर्व मिलेगा उसे बोलेंगे इलिप्स। इसे क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं इस कर्व को। दिस प्रोफाइल इज कॉल्ड एज इलिप्टिकल प्रोफाइल। और इस केस में भी ये एंगल मैंने ऐसे रखा था कि डबल नैप कोन को उसने सिर्फ नीचे वाले नैपे के ऊपर कटिंग किया है, ऊपर वाला नैपे वैसे ही रहेगा, दिखाता हूं। सो कैन यू सी दिस वन इज इलिप्स। ठीक है, अब पहले 90 था, अब मैंने एंगल को थोड़ा घटाया, 90 से घटाया, अब मैं और उसको फिर से घटाता हूं और उसको इक्वल टू अल्फा बना देता हूं, एग्जैक्टली पैरेलल टू जनरेटर, और उस कटिंग प्लेन को मैं उस कोन को कट करता हूं। तो क्या होगा देखो, अब मैंने कटिंग प्लेन को एग्जैक्टली पैरेलल टू जनरेटर रखा है और इस वाले कटिंग प्लेन से मैं अब इस कोन को कट करूंगा, तो इस तरह से स्लाइस निकलेगा, सही है। और मुझे जो प्रोफाइल दिखेगा उस प्रोफाइल को बोलेंगे पैराबोला। इस प्रोफाइल को क्या बोलते हैं? पैराबोला। So I got the parabola when the cutting plane is parallel to generator. In this case also please notice उसने ऊपर वाले नैपे को टच नहीं किया है, क्योंकि वो जनरेटर को जब पैरेलल है तो नीचे वाले नैपे को कट करके वो निकल गया, ऊपर वाला नैपे इंटैक्ट है अभी भी, इसलिए मुझे एक ही कर्व मिला। अब इसके बाद उस कटिंग प्लेन को मैं फिर से उसका एंगल और कम करवाता हूं, मतलब अल्फा से भी कम करवाता हूं और फिर कट करता हूं, तो क्या मिलेगा? तो मैंने अभी कटिंग प्लेन को एंगल जो है वो अल्फा से भी कम रखा है, ऑलमोस्ट वर्टिकल हो चुका है, और जब मैं इसको कट करूंगा तो इस तरह से ये कट हो जाएगा और मुझे सामने से वो जो कर्व दिखेगा उस प्रोफाइल को बोलते हैं हाइपरबोला। उस प्रोफाइल को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से मे भी विजिबल नहीं है आपको, आई ड्रॉ इट हियर, हाइपरबोला। सो यू कैन सी नाउ इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप उसको ठीक से ऑब्जर्व करो तो कटिंग प्लेन जब नीचे वाले नैपे को कट कर रहा है तो उसी समय पे वो ऊपर वाले नैपे को भी कट कर रहा है, क्योंकि एंगल अब बहुत कम हो चुका है, वर्टिकल हो चुका है ऑलमोस्ट। तो एक समय पे दोनों नैपे को कट करता है, तो ऊपर वाले नैपे में भी एक प्रोफाइल जनरेट होता है और नीचे वाले नैपे में भी एक प्रोफाइल जनरेट होता है। तो इस वजह से हाइपरबोला जो होता है वो हमेशा पेयर में आता है, तो ऊपर एक हाइपरबोला रहेगा तो उसी का ही सिमेट्रिकल, उसका ही मिरर इमेज नीचे भी रहेगा। कटिंग प्लेन को मैं पूरा वर्टिकल कर देता हूँ, पैरेलल टू एक्सिस कर देता हूं, तो जो हाइपरबोला बोलता है वो स्पेशल केस ऑफ हाइपरबोला होता है, उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो कैसे दिखेगा? सो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, द कटिंग प्लेन इज एग्जैक्टली वर्टिकल। अब ये कटिंग प्लेन अगर मैं वर्टिकल तो है, लेकिन हाइपरबोला तभी मिलेगा जब वो एक्सिस, मतलब जो एपेक्स है उसमें से नहीं जा रहा है। कटिंग प्लेन को अगर मैं एपेक्स से भेज देता हूं तो क्या होता है देखो, एक कोन है और एक वर्टिकल प्लेन है, अब मैं क्या करूंगा, इसके एपेक्स से इस कटिंग प्लेन को भेज दूंगा, ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और उसका जो प्रोफाइल है सामने से देखूंगा मैं, तो एग्जैक्टली ट्रायंगुलर रहेगा। आई गॉट ट्रायंगल एंड दैट इज अ पेयर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अभी इनमें से हमें क्या इंपॉर्टेंट है? हमें इंपॉर्टेंट है इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, दैट मे बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और हाइपरबोला डजंट मेक एनी डिफरेंस, हमारे लिए ड्रॉ करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको अगर मैं एक प्लेन पे दिखाता हूं, एक ही कोन में सबको अगर दिखाना चाहूंगा तो उसको ड्रॉ करता हूं मैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन प्लेन्स की कंपैरिजन करेंगे अल्फा के साथ। पहला वाला प्लेन क्या था? हॉरिजॉन्टल था, तो क्या हो रहा देखो, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जब ले रहा हूं तो मुझे सर्कल मिल रहा है, देख रहा है। इफ आई डिक्रीज द एंगल, अब मैं क्या करूंगा, तो इस बीटा को कम करूंगा तो मुझे मिलता है इलिप्स। लेकिन अभी बीटा जो है वो मैंने 90 से तो कम करवाया, लेकिन उसको अल्फा से ज्यादा रखा है, दिख रहा है वहां पे। अब मैं इसको और कम करूंगा और इक्वल टू अल्फा कर दूंगा, मतलब क्या, जनरेटर को पैरेलल बन जाएगा वो। तो क्या होता है देखो, तो क्या मिला मुझे, अभी मैंने क्या किया, ये प्लेन को, कटिंग प्लेन को जनरेटर से पैरेलल बना दिया, तो मुझे मिल गया पैराबोला। ठीक है, अब मैं उसको और कम करवाता हूं, मतलब क्या, बीटा मेरा अब अल्फा से भी कम हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलता है, हाइपरबोला। तो देखो ये बन गया हाइपरबोला। तो अब मैंने क्या किया, बीटा को अल्फा से भी कम करवाया तो हाइपरबोला बन जाएगा। इसको अगर वर्टिकल कर दूंगा तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। उस वर्टिकल को अगर मैं एपेक्स में से पास कर दूंगा
तो ट्रायंगल मिल जाएगा। सो आज के लेक्चर में हम इलिप्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। इलिप्स में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, उसको ड्रॉ भी करेंगे, कैसे करते हैं वो, उसके मेथड्स कौन सी है वो भी मैं डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो इलिप्स की फर्स्टली टर्मिनोलॉजीज क्या है वो समझ लो। तो कभी भी अगर इलिप्स दिखे तो ऐसा दिखता है। तो उसमें क्या होता है, ये जो लॉन्गर लेंथ दिख रहा है आपको एक्सिस का, इसे बोला जाता है मेजर एक्सिस, और इसे बोला जाता है माइनर एक्सिस, छोटा वाला। ये दोनों एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। इसके लेंथ को लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलेंगे, जिसे ट्रेडिशनली हाफ ऑफ द लेंथ इज डिनोटेड विथ ए। जरूरी नहीं है, तो दोनों मिला के टोटल लेंथ कितना बन जाएगा, 2a बन जाएगा। सो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस विल ऑलवेज डिनोट विद द 2a, ठीक है। उसी तरह से लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस को भी हमने आधी लेंथ को बोला है b और बची हुए को बोला है b, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 2b। सो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस विल बी 2b। देन उसके बाद ये एक्सिस इस कर्व को जहां पे कट करते हैं उन्हें बोला, उसको उस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। तो कितने वर्टाइसेस है, देयर आर 4 वर्टाइसेस। दिस वन फर्स्ट, लेट्स से v1, द अदर साइड आई विल कॉल एज v2। दिस इज द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर मेजर एक्सिस इज कटिंग। सिमिलरली इस पॉइंट को बोलेंगे v3, ये भी एक वर्टेक्स है, और नीचे एक वर्टेक्स आ गया v4। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हो गए, 4 हो गए। जैसे सर्कल को एक सेंटर होता है, वैसे इलिप्स को 2 सेंटर्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। 2 है इसलिए फोसाई। तो वो कहां पे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट पे रहेंगे। तो इसका क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्यू है, वो बाद में देखते हैं, बताता हूं मैं। तो देयर आर 2 सेंटर्स फॉर द इलिप्स कॉल्ड एज 2 फोसाइज आर देयर। सो हाउ मेनी फोसाई, देयर आर 2 फोसाई। सो दीज आर द टर्मिनोलॉजी यू शुड नो अबाउट द इलिप्स। अब हमें इसका प्रॉपर्टीज देखना है कि ये कैसे बनता है, ठीक है ना। इसको हमने देखा कि भाई कटिंग प्लेन से भी हम बना सकते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी अलग मेथड से समझा सकते हैं, तो देखते हैं। तो अभी प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए मैंने एक पहले मॉडल बनाया है, उससे मैं आपको समझाता हूं कि इलिप्स कैसे बनता है। उसमें क्या होता है, एक प्लेन पेपर लिया है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स को मार्क किया है, दिस इज फोकस 1 एंड दिस इज फोकस 2। ये 2 फोसाई हो गए। इनको यूज करके मुझे इलिप्स को अगर ड्रॉ करना है तो क्या करना होगा, देखो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक क्लोज थ्रेड लूंगा, क्लोज लूप लिया मैंने थ्रेड का, जो कि इन दोनों पिंस के ऊपर मैंने लगा दिया इस तरह से। और अब मैंने एक पेन लिया है पॉइंटर, दैट विल ट्रेस द लोकस ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स। तो उसको मैं कैसे लगाता हूँ, देखो इस तरह से मैंने उसको स्ट्रेच किया है। तो अब यहाँ से समझो मैं अगर शुरू करता हूँ, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ और मैं इसको घुमाता हूँ, अब ये कर्व ट्रेस कर रहा है। आई होप इट इज विजिबल। व्हाट आई गॉट इलिप्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो क्या है। ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, पॉइंट P से F1 तक का डिस्टेंस प्लस पॉइंट P से F2 तक का डिस्टेंस, इनकी दोनों की अगर एडिशन करता हूं मैं, तो यहाँ पे जितना एडिशन आएगा वही यहाँ पे भी आ रहा है, वही यहाँ पे भी आ रहा है, वही यहाँ पे भी है। कैन यू ऑब्जर्व, PF1 प्लस PF2 इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ओके, सो दैट इज हाउ वी गेट द इलिप्स। तो हमने क्या देखा अभी, अगर हम इलिप्स के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, समझो ये पॉइंट लिया, P1 का F1 से डिस्टेंस दिस वन प्लस दिस वन, P1 का F1 से डिस्टेंस प्लस P1 का F2 से डिस्टेंस, ये हमने अभी देखा कि सेम रहता है जब वो P2 बन जाता है। दैट विल बी एग्जैक्टली सेम, विल बी सेम एज P2 F1 प्लस P2 F2। इनकी एडिशन हर बार क्या रहेगी, सेम होती है। इफ यू डू इट विद दिस स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट जो मैंने करके दिखाया, उससे आप पता लगा सकते हो, या उसको मैथमेटिकली भी डिराइव कर सकते हो। यहाँ पे हमें टाइम नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है वैसे। तो ये डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल टू 2a आता है, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मतलब ये दिस प्लस दिस इज सेम एज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, a प्लस a। नाउ इलिप्स को डिफाइन करने का एक तीसरा भी तरीका है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ड्राइंग करेंगे तो वो हमें ज्यादा जरूरी है। उसमें क्या होता है, इस फोकस को बोला जाता है फिक्स पॉइंट, और एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे रहेगी जो कि इस मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगी, हमेशा कुछ डिस्टेंस दूर रहेगी फोकस से। उस लाइन को बोला जाता है फिक्स लाइन कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स। तो समझो अगर ये इलिप्स कैसे बनेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, उसके ऊपर फोकस को मार्क किया, उसके कुछ डिस्टेंस बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, उसे डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया फिर, D1F। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब आप इसके ऊपर, इलिप्स के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो। तो मैंने पॉइंट लिया P1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट P1 का डिस्टेंस फोकस से काउंट करूंगा, कितना है, इतना है, P1F, उसको मैं नोट करूंगा, समझो P1F। उसको डिवाइड किया उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स,
मिनिमम डिस्टेंस P1 का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट्स से पॉइंट D1 तक, ये रेशो मैंने नोट करके रख दिया। अब मैं एक दूसरा कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लेता हूं P2, समझो मैंने यहाँ पे P2 लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस P2 का F से डिस्टेंस कितना है वो काउंट करूंगा, तो कितना आएगा ये वाला मिनिमम डिस्टेंस, तो उसको मैंने लिख लिया यहाँ पे। पॉइंट P2 का फोकस से डिस्टेंस कितना है उसका रेशो ले लूंगा, उसी पॉइंट P2 का डायरेक्ट्रिक्स से मिनिमम डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो ये मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे डायरेक्ट्रिक्स से, तो मतलब यहाँ पे मैं उसका रेशियो ले लूंगा P2 D2 से। अब मैं करूंगा तीसरा पॉइंट लेता हूं जो कि समझो यहाँ पे है कहीं पे। अब मैं इस P3 का डिस्टेंस मेजर करूंगा F से, तो मैंने P3F लिख लिया, उसका रेशियो ले लूंगा P3 का मिनिमम डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, ये वाला हो जाएगा, वो भी परपेंडिकुलर रहेगा, तो यहाँ तक क्या है D3 है, तो ये डिस्टेंस हो गया P3 D3, तो यहाँ पे लिखूंगा P3 D3। अगर आप ये करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये सारे रेशियो सेम आ रहे हैं, ये सारे रेशियोज कहाँ आ रहे हैं, they all are same and this ratio is called as eccentricity। इस रेशियो को क्या बोलते हैं, सिटी। so what is this ratio, it is the distance of point from its focus to the distance of that point from its directrix। the ratio is called as small e or eccentricity। for ellipse this pf is always less than pd, you observe the diagram, this is always less than this distance is always less than this distance is less than this, तो मतलब क्या pf हमेशा कम है pd से, तो ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा लेस देन 1 रहेगा, क्योंकि ऊपर वाली टर्म छोटी है नीचे वाली टर्म बड़ी है, तो रेशियो क्या आएगा हमेशा लेस देन 1 रहेगा, 0.2 0.3 0.5 0.8 0.9 इस तरह से, 2/3 1/3 3/5 लाइक दैट। ओके, तो इसेंट्रिसिटी से भी हम इलिप्स को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कर्व जिसकी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है उसे हम इलिप्स बोलेंगे। इसी अंडरस्टैंडिंग से हम इसेंट्रिसिटी को यूज करके हम इन तीन कर्व्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला अभी बोला कि इलिप्स में क्या होता है, हमारा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोकस इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड दैट इज व्हाई इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। आप यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है और यहाँ पे फोकस है, तो इलिप्स का पॉइंट हमेशा फोकस के नजदीक जाएगा और इस तरह से कर्व तैयार हो जाएगा, क्लोज कर्व तैयार होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ये डिस्टेंस कम रहेगा। ये किस पे डिपेंड है, जितनी उसकी इसेंट्रिसिटी है, जितनी उसकी इसेंट्रिसिटी कम है जितना ये उतना ये एफ के पास क्लोज जाएगा, जितनी इसेंट्रिसिटी बढ़ेगी उतना वो डायरेक्ट्रिक्स की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी बढ़ते 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 1 अगर हो गई, तो इसेंट्रिसिटी अगर 1 हो गई मतलब क्या, द पॉइंट इज लोकेटेड एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एज वेल एज फोकस, तो पी एफ एंड पी डी विल बी सेम, इन दैट केस इसेंट्रिसिटी विल बी 1, और इस केस में जो कर्व बनता है उसे बोलते हैं पैराबोला। तो पहला पॉइंट इन दोनों के सेंटर पे आएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉइंट का सेम रहेगा। और इस तरह से हम अगर सारे पॉइंट्स अगर ढूंढेंगे जिनका ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम है इस तरह से, तो उन पॉइंट्स को अगर मैं लोकेट करता हूं और अगर उसको ज्वाइन करता हूं, तो लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट्स विल फॉर्म द पैराबोला। ओके, अब इसके उल्टा अगर ये डायरेक्ट्रिक्स के नजदीक आ जाता है, मतलब क्या, पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से जो है वो ज्यादा है पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के नजदीक चला गया, तो वो कर्व समझो पॉइंट इधर है पहला पॉइंट, अगर इस तरह से रेशो है तो रेशो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, रेशो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। इस रेशो वाले सारे पॉइंट्स को अगर लोकस में ढूंढूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा, दैट विल बी हाइपरबोला। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आप कहीं पे भी देख लो, पर ये डिस्टेंस कम रहेगा, ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये दोनों कर्व जो है वो ओपन एंडेड है, जैसे हमने देखा था अभी भी कोन कट करके, ये ओपन एंडेड कर्व है, ये वाला क्लोज हो जाता है, बाद में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इस तरह से क्लोज हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट द कंपैरिजन बिटवीन द इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। अभी हम आज के लेक्चर में इलिप्स के ऊपर फोकस करेंगे, उसकी ड्राइंग मेथड्स पढ़ेंगे। सो इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए दो कॉमनली यूज्ड मेथड्स है, जिसमें पहली है फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड और दूसरी है रेक्टेंगुलर और ऑब्लॉन्ग मेथड। इनके नाम में उसका मीनिंग है, उसको याद करने के लिए आसान हो जाता है, उसका नाम पढ़ के हम समझ सकते हैं। देखो क्या है फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड, मतलब क्या, इस मेथड को ड्रॉ करने के लिए हमें फोकस को लोकेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट्रिक्स को लोकेट करना पड़ेगा, तभी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हर बार जब भी हम ये मेथड यूज करेंगे तो हमारे पास एक एक्सिस होना चाहिए, उसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको नाम देंगे डायरेक्ट्रिक्स, उस पॉइंट को नाम देंगे डी, यहां से एक पॉइंट पी प्लॉट करेंगे डिपेंडिंग ऑन इसेंट्रिसिटी, और उसके बाद पॉइंट एफ प्लॉट करेंगे। यस, यह डिस्टेंस दिया रहेगा न्यूमेरिकल में। इस तरह से हमने 3 पॉइंट प्लॉट कर लिए, फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे। ये हो गया फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। मतलब क्या,
इसके लिए हमें फोकस भी चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स का लोकेशन भी पता होना चाहिए। दूसरी मेथड है रेक्टेंगुलर और ऑब्लॉन्ग मेथड, इसके नाम में ही है। इस केस में हमें ये फोकस कहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है, इसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होगी। वहां पे हमें क्या चाहिए होगा, हमें मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है, ये अगर पता होगा, उनको यूज करके क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उस रेक्टेंगल के अंदर उसको फिट करने की कोशिश करेंगे। तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मेथड और ऑब्लॉन्ग मेथड। समझ गए? तो अभी हम शुरू करते हैं फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड से। तो अभी फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड यूज करने के लिए मैंने जैसे बताया कि हमें 3 पॉइंट्स को लोकेट करना होगा। तो हर बार न्यूमेरिकल जब स्टार्ट करेंगे हम, तो क्या करना रहेगा, हमें एक्सिस ड्रॉ करना रहेगा। तो हमने पहले जैसे ही एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके ऊपर हमें एक लेफ्ट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसे नाम देंगे डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट को नाम दे देंगे डी। इसके बाद हमें 2 पॉइंट्स लोकेट करने रहेंगे। पहला डी हो गया, उसके बाद पॉइंट आएगा जो कि उस इलिप्स के ऊपर रहने वाला है, और उसके बाद कौन आएगा, फोकस आएगा जो इलिप्स का फोकस है। इन तीनों को अगर हम लोकेट कर लेते हैं तो आगे की मेथड आसान है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देने की अलग अलग मेथड्स है। न्यूमेरिकल में वो अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो ये मैंने 6 केसेस यहाँ पे नोट करके रखी है। इन 6 केसेस को अगर आप सॉल्व कर पाए तो आप कोई भी न्यूमेरिकल का ये स्टेप यहाँ तक हम आ सकते हैं। मतलब करना क्या है, हमें इस लाइन के ऊपर ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है, इसको ढूंढना है। वो जैसे ही ढूंढ लेंगे तो इस पॉइंट को लोकेट कर देंगे, इस पॉइंट को लोकेट कर देंगे। यहाँ तक का काम पहला स्टेप रहेगा। ये स्टेप किसके ऊपर डिपेंड है, न्यूमेरिकल में क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसके ऊपर डिपेंड है। तो न्यूमेरिकल पढ़ के हमें यहां तक पहुंचना होता है। तो न्यूमेरिकल पढ़ के जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो इस 6 तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो पहले इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में क्या दिया रहता है, आपका पॉइंट का डिस्टेंस दिया रहता है फोकस से 20 mm फॉर एग्जांपल। पॉइंट का डिस्टेंस दिया है डायरेक्ट्रिक्स से 30 mm फॉर एग्जांपल। तो ये पहला केस हो गया। इस तरह का न्यूमेरिकल हो सकता है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें क्या करना होगा, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, उसके ऊपर डायरेक्ट्रिक्स लगा देना है। क्या बोला है भाई, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस पॉइंट से 30 mm है। तो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, डी का डिस्टेंस पॉइंट से 30 mm, 30 mm पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, उसको नाम देंगे पी। पहला काम तो हो गया 30। कितना गए, यहां से यहां तक 30। दूसरा काम क्या रहेगा, फोकस को लोकेट करना। फोकस का डिस्टेंस कितना दिया है पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस 20 mm। पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस 20 mm, आगे 20 mm जाएंगे, पॉइंट लोकेट करेंगे, उसे नाम देंगे फोकस। हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। ये हो गया पहला टाइप का न्यूमेरिकल। दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल में क्या दिया है, देखो पॉइंट का डिस्टेंस दिया है फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस दिया है फोकस से। अब ये दोनों डिस्टेंस फोकस से दिए हुए हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, वर्टिकल लाइन लगाएंगे, इस पॉइंट को नाम दे देंगे डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना है, 60 mm है। कहां से, फोकस से। तो डायरेक्ट्रिक्स से डायरेक्ट फोकस तक यहां पे गिनेंगे, कितना, 60। क्या नाम है, फोकस। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से 25, फोकस से 25, तो इधर आना पड़ेगा, 25 आके पॉइंट लोकेट करेंगे। कितना आया, मैं फोकस से, मैंने पहले फोकस ढूंढा फिर पॉइंट तक आया, कितना है 25। तो ये कॉमन सेंस यूज करके मैंने क्या किया, तीनों पॉइंट को नोट कर लिया डिपेंडिंग ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। अगर न्यूमेरिकल में मुझे दिया है पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से 35 है और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस फोकस से 55 है, तो कैसा करना पड़ेगा, हर बार की तरह मैं क्या करूंगा, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूंगा, वर्टिकल लाइन लगा दूंगा, तो यहाँ पे नाम दे दूंगा डायरेक्ट्रिक्स। अब मैं देखूंगा डायरेक्ट्रिक्स का फोकस के साथ कितना है टोटल, 55, तो यहाँ तक जाऊंगा 55, तो क्या मिल गया मुझे, फोकस मिल गया। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से दिया है, तो डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट कितना है 35, तो यहाँ से 35 जाऊंगा आगे, तो ये क्या हो गया पॉइंट 35। इस तरह से पॉइंट मिल गया। तो अलग अलग मेथड से अलग अलग दी हुई इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूं मैं। हर केस में हमको देख रहा है, हमें समझ रहा है कि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस बड़ा है, मतलब ये इलिप्स बनने वाला है, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होने वाली है। ठीक है, अब ये केस देखो, इसमें क्या दिया है, पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से 45 दे दिया। पहले क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन नाम दे दिया डायरेक्ट्रिक्स। क्या दिया पहला इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस पॉइंट से 45, यहां से मेजर करूंगा पॉइंट का डिस्टेंस 45, उसको नाम दे दूंगा पॉइंट, ये डिस्टेंस 45। अब क्या चाहिए मुझे, अब चाहिए फोकस। उसके लिए क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी दिया है, तो इसेंट्रिसिटी को मैं यूज करूंगा। इसेंट्रिसिटी क्या होता है भाई, इसेंट्रिसिटी होता है पॉइंट का डिस्टेंस फोकस के साथ डिवाइड बाय पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के साथ। कितना दिया इसेंट्रिसिटी, 2/3, तो 2/3 वैसे लिख दिया। इसमें से कौन सा पता है भाई, देखो इसमें से पीडी पता है 45, पीडी 45 पता है, तो ये 45 इधर लिखूंगा, 45 इधर जाएगा, सो 2 × 45 90 डिवाइड बाय 3 30, तो पी एफ कितना मिल गया 30। इसको सिंप्लीफाई करो, आपको 30 आंसर मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा 30, तो क्या मिला पी एफ 30, तो पी से एफ तक 30 गिनूंगा, यहां से यहां तक
30 गिनूंगा और यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा जिसे नाम दूंगा फोकस। हो गया तीसरा केस। अब चौथा केस क्या दिया देखो, पॉइंट का डिस्टेंस दिया फोकस से 10, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी यहाँ पे मुझे पॉइंट और फोकस पता है तो फोकस से शुरू करूंगा, फोकस लगा दिया, वहां से इधर आऊंगा, कितना 10, क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया। अब मुझे डायरेक्ट्रिक्स का लोकेशन पता नहीं है तो डायरेक्ट्रिक्स का लोकेशन के लिए क्या लगेगा, इसेंट्रिसिटी इज 3/6। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, पॉइंट का लोकेशन फोकस के साथ डिवाइड बाय पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के साथ, कितना दिया है 3/6। इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन पता है, देखो तीन चीजें हैं, तीन में से कोई भी दो दिए रहेंगे, हमेशा दो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, एक आपको निकालना रहेगा। तो पी एफ कितना है देखो 10 और पी डी निकालना है हमें, तो ये 3 इधर आ जाएगा, पी डी ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय 6, तो 60 डिवाइड बाय 3 20, तो पी डी कितना आ गया 20 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो, ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको, करो खुद, पी डी आएगा 20, मतलब मैंने पी डी निकाल लिया 20। तो यहाँ से आगे पी से यहाँ तक जाऊंगा 20, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। कितना गया मैं आगे, पी से 20 गया, 10/20 मतलब 0.5, तो 0.5 इसेंट्रिसिटी मतलब इलिप्स। अभी लास्ट वाला केस देखो, ये सबसे ट्रिकी केस है, तो इसको ठीक से देखो। हर बार जब भी आपको डायरेक्ट्रिक्स और फोकस इनका टोटल डिस्टेंस दिया रहेगा, मतलब क्या दिया है देखो, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इधर फोकस हो गया, ये टोटल डिस्टेंस पता है भाई हमको कितना है। तो अब मुझे यहाँ पे पॉइंट कहाँ है वो लोकेट करना है, उसके लिए दिया क्या है, इसेंट्रिसिटी दिया है। तो इसको इस तरह मैथमेटिकली भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसको आसान तरीका बताता हूँ क्या है, देखो ये टोटल डिस्टेंस जो है उसके कितने हिस्से करने हैं, देखो ऊपर क्या है 2, नीचे क्या है 3, 3 + 2 कितने हो गए 5, तो इसके 5 हिस्से कर दो। कितना डिस्टेंस है टोटल 100 के 5 हिस्से, मतलब एक हिस्सा 20 का हो गया, तो 20 के ऊपर पॉइंट्स मार्क करो, 20, 40, 60, 80 एंड देन 100, 4 पॉइंट मार्क हो गए। अभी क्या है, ऊपर कौन है देखो, ऊपर 2 है, 2 क्या है मतलब ऊपर कौन होता है, पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, फोकस से पॉइंट का डिस्टेंस। कितने हिस्से बोले, 2 हिस्से बोले, एक हिस्सा कितने का है 20 का, तो 2 हिस्से कितने हो गए 40 के, 1 2, तो ये मिल गया पॉइंट। ये कितना डिस्टेंस रहेगा, 2 हिस्से मतलब 20 × 2 40, और क्या रिमेनिंग 3 हिस्से मतलब 60, दोनों मिला के 100 बन जाता है। तो इस तरह से हमने पॉइंट का लोकेशन ढूंढ लिया। तो ये अगर 6 केसेस आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन से ड्रॉ करने आते हैं तो इलिप्स ड्रॉ करने का पहला स्टेप आपका हर न्यूमेरिकल का हो गया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, वो समझ गए तो सारे क्वेश्चन उसके इस स्टेप के बाद सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, ये स्टेप ही अलग अलग रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो भी फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड यूज करके किसी भी इलिप्स को कैसे ड्रॉ करना है देखते हैं। ठीक है, तो पहले काम क्या करेंगे, पहले एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, जैसे मैंने किया यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क करेंगे, वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कैसे ड्रॉ करेंगे, हर बार परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें सेट स्क्वायर चाहिए होगा। अब भी इसी मोमेंट पे सेट स्क्वायर परचेस कर लो, ये लगने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्केल नहीं रहेगी चलेगी, लेकिन सेट स्क्वायर लगेगा। सेट स्क्वायर हमेशा यूज करके हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते आने ही चाहिए। अगर आपने ड्राइंग में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं किया जहां पे जरूरत है, तो आपका सारा ड्राइंग गलत होने वाला है। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है सेट स्क्वायर को यूज करना। सेट स्क्वायर में आप देखो आपके पास होगा तो परचेस करो, इसमें इस तरह से सिंप्लीफाइड सेट स्क्वायर होना चाहिए, अंदर डिजाइन नहीं होना चाहिए। ओमेगा का बेस्ट क्वालिटी आता है, तो इसमें क्या रहेगा, एक प्रोट्रैक्टर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर दिखेगा आपको, इस तरह से आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, वो इसको परपेंडिकुलर होता है, इस एज को क्या होता है, वो लाइन परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या करेंगे, जिस लाइन को हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है उसे ये मैच कर देंगे। जैसे मुझे इस केस में ये एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो ये वाला लाइन मैं यहाँ पे मैच कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं ये वाला लाइन यहाँ पे मैच करता हूँ, ये वो एज जो है ये एक्सिस को परपेंडिकुलर बन गया, तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूंगा। ये पॉइंट कहाँ पे मैच करना है, जिस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर निकालना है वहां पे मैच करो, जैसे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा। तो यही मेथड, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ऑलरेडी एक वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, क्या करूंगा मैं, ये वाला एज यहाँ पे मैच करूंगा और यहाँ से एक लाइन लगा दूंगा, तो ये इसको परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो सेम मेथड, ये वाला लाइन ये दोनों क्या बन जाएंगे, पैरेलल बन जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसको अभी परचेस करो, इसको यूज करना है। तो उसको यूज करके मैंने क्या किया, अभी डायरेक्ट्रिक्स लगा दिया, तो मुझे पॉइंट डी मिल गया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, पॉइंट पी ढूंढना है और पॉइंट एफ ढूंढना है। उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखो, पॉइंट पी का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना है 50 mm, तो यहां से मैं गिनूंगा 50 mm, यहां तक कहीं पे आऊंगा मैं, तो ये मिल गया 50 mm, तो ये इसको मैं नाम दूंगा पी, डिस्टेंस क्या है 50 mm। उसके बाद वहां से आगे पॉइंट का डिस्टेंस फोकस तक कितना है 20 mm, यहां से आगे डिस्टेंस काउंट करूंगा 20 mm, ये मिल जाएगा पॉइंट एफ। ये स्टेप तक आने के बाद ये जो दो इंफॉर्मेशन मैंने लिया गिवन डाटा से, इसके बाद हर न्यूमेरिकल सेम रहेगा। अब क्या करना है, पहला काम यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो,
यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। पॉइंट टू एफ डिस्टेंस कंपास में लेके यहाँ से एक आर्क मार्क कर देना है, हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। पी टू एफ डिस्टेंस कंपास में लिया, आर्क मार्क कर दिया, यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट से एक लाइन लगा दो इस तरह से। अभी हमें यहाँ से इलिप्स का इधर का वाला वर्टेक्स हो गया, उस साइड का वर्टेक्स ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से? फोकस से। फोकस से हम एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे। फोकस से हमने क्या किया, एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ किया। ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हमारा इलिप्स जो है यहां तक ही जाने वाला है। मतलब हमारा V1 मिल गया, इधर V2 मिल गया। ये हो गया वर्टेक्स V1, ये हो गया वर्टेक्स V2। मतलब इलिप्स इनके बीच में ही आने वाला है। ठीक है, लेट्स ड्रॉ इट। तो कैसे आएगा देखो, अभी पहला पॉइंट मिल गया, आखिरी वाला पॉइंट मिल गया। इनके बीच में हमें अप्रोक्सीमेटली 10 डिविजन्स करनी है, या आप गिन के भी कर सकते हो या अंदाजन भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको गिन लिया, अगर समझो मुझे मिल गया ये 20 सेंटीमीटर, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 2-2 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉइंट लगा दूंगा। या आप डायरेक्टली अगर अच्छा दिखना है, ड्राइंग अच्छा अगर लगना है, तो इक्वी डिस्टेंस अगर ड्रॉ करोगे तो अच्छा दिखेगा। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं, आप कैसे भी कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन लाइन्स, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन्स ड्रॉ कर रही है, इक्वी डिस्टेंस दिखेंगे तो अच्छा दिखेगा। इस तरह से मैंने क्या किया, कुछ इक्वी डिस्टेंस कंस्ट्रक्शन लाइन्स को ड्रॉ किया। समझ गए यहाँ तक? इनके पॉइंट्स को नाम देना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दूंगा मैं, जैसे मैंने ये P1 है तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 की बात खत्म होगी। तो उसके बाद 2 हो गया, तो ये 2, ये 2 डैश, 3 डैश, वैसे ही 4 डैश, 5 डैश, तो नीचे आएगा 4। जरूरी नहीं है कि पॉइंट फोकस से कोई लाइन होना ही चाहिए, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। अब कंपास लेंगे, कंपास में 2 डैश डिस्टेंस लेना है। क्या लेना है? 2 डैश डिस्टेंस कंपास में लेना है। फोकस के ऊपर कंपास का एक पॉइंटर रखेंगे और 2 डैश के लाइन के ऊपर एक मार्क करेंगे, नीचे एक मार्क करेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट कराऊंगा, फिर से ऑब्जर्व करो। 3 डैश डिस्टेंस लिया, फोकस के ऊपर रखूंगा, 3 डैश के ऊपर एक लाइन मार्क करूंगा, नीचे एक लाइन मार्क करूंगा। नहीं समझा? फिर से देखो, 4 डैश डिस्टेंस कंपास में लूंगा, फोकस के ऊपर पॉइंटर रखूंगा, 4 डैश के ऊपर, नीचे और ऊपर दोनों तरफ पॉइंट मार्क करूंगा। 5 डैश कंपास में लूंगा, फोकस के यहाँ पे पॉइंटर रखूंगा, 5 के ऊपर एक नीचे। अब आगे जाके आप कन्वर्ज होते जाओगे, ठीक से अगर ऑब्जर्व करोगे तो इस तरह से कन्वर्ज, इस तरह से आपने सारे पॉइंट्स अगर प्लॉट किया आपने, तो आपको पता चलेगा ये सारे कन्वर्ज हो रहे हैं। और इनको सबको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा इलिप्स। सो ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड है इलिप्स ड्रॉ करने के लिए। तो अब हम एक्चुअल न्यूमेरिकल लेते हैं। मैं टू द स्केल ड्रॉ करूंगा, मेरे साथ आपको ड्रॉ करना है। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक पेंसिल होना चाहिए, प्रॉपर शार्पन, सेट स्क्वायर जैसे मैंने बताया, एक सेट स्क्वायर कम से कम होना चाहिए, उसके साथ एक बड़ा स्केल रहेगा तो अच्छी बात है। ड्राइंग नोटबुक ले लो आज से ही, और जो जो स्टेप्स मैं बोलूंगा उनको वैसे के वैसे फॉलो करना है। अगर जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करवा के काम करवाना है, ठीक है? सो लेट मी आंसर द क्वेश्चन आई आस्क्ड इन द बिगिनिंग। जो शुरू में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये दोनों औरतें कुछ गॉसिप कर रही है, एक दूसरे से दूर होके वो सुन पा रही है, लेकिन बंडू भाई वो नहीं सुन पा रहा है। बंडू भाई उसके नजदीक है फिर भी वो नहीं सुन पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह है कि उसका सीलिंग, ये जिस हॉल में बैठे ये लोग, उसका सीलिंग कुछ टिपिकल वे से बनाया है जो कि इलिप्टिकल शेप का है। अब इलिप्स की प्रॉपर्टी हमें पता है। अगर ये दो औरतें, कोइंसिडेंटली क्या हुआ है, दोनों औरतें उस पोजीशन पे बैठी है जो कि उसका फोकस है, F1 है इधर और इधर क्या है, F2 है। तो कोई भी इलिप्स होता है हमें पता है, अगर इस तरह से इलिप्स है और ये F1 है और ये F2 है, तो हमें पता है कि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस ये सेम रहेगा, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से अगर कोई रेज निकलते हैं यहाँ पे जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके वो F2 के ऊपर कोइंसाइड होंगे। यहाँ से अगर कोई रे निकलता है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जाके वो फिर से F2 के ऊपर जाएगा। यहाँ से कोई रे निकलता है वो यहाँ पे इंसिडेंट होके यहाँ पे जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। और इसका यूज करके इस हॉल में क्या हो रहा है, ये औरत यहाँ पे थोड़ा भी कोई बात कर रही है, सारे रेज जो सारी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सारे कन्वर्ज हो रहे हैं। यहाँ से निकलेगा यहाँ पे जाएगा, उसके दोस्त के पास पहुंचेगा, यहाँ से निकलेगा वहां रे भी यहाँ जाएगा, उसके दोस्त के पास पहुंचेगा। लेकिन बंडू भाई के पास कुछ लिमिटेड रेज पहुंच रहे हैं, साउंड वेव्स जो है वो कुछ लिमिटेड पहुंच रही है, लेकिन सारी वेव्स जितनी भी वो बात कर रही है वो सारे वेव्स अगर इधर भी गया तो इधर से वो उसकी दोस्त की तरफ ही जाएगा। इस तरह से उसकी दोस्त वो क्लियरली सुन पा रही है,
वो धीरे से बात कर रही है फिर भी, लेकिन बंडू भाई नहीं सुन पा रहे क्योंकि बंडू भाई फोकस पे नहीं है। ये F1 पे है और ये F2 पे है, तभी ये पॉसिबल है। दिस काइंड ऑफ गैलरीज आर कॉल्ड एज विस्परिंग गैलरीज। इलिप्स का ये एक आर्किटेक्चरल एप्लीकेशन है। विस्परिंग गैलरीज मतलब ऐसा रूम बनाया होता है जिसके फोकस पे अगर आप खड़े रहो, धीरे से भी बात करोगे तो फोकस के दूसरे पॉइंट पे खड़े हुए बंदे को वो सुन पाओगे। इलिप्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे किडनी स्टोन अगर ब्रेक करना है तो ह्यूमन बॉडी अगर इस तरह से लेटी हुई है, यहाँ पे किडनी स्टोन है, तो एक इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर बनाया जाता है जहाँ पे इस फोकस के ऊपर वाइब्रेशंस किए जाते हैं। यस, ये वाइब्रेटिंग वेव्स यहाँ से जनरेट होके सारे जनरेटेड वेव्स कहाँ पे कलेक्ट होंगी, फोकस 2 पे कलेक्ट होंगी, और इस तरह से एट फोकस 2 आपका किडनी स्टोन है तो वो ब्रेक हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेटर। ओके, ये मेडिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ है। इस तरह से बहुत सारे यूज़ है इसके। आर्चेस जो होते हैं ब्रिजेस के, वो बनाते हैं, इलिप्टिकल बनाते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू फील दैट आपको ग्राफिक इस तरह से पढ़ना है, पूरे लेक्चर सीरीज हम कवर करने वाले हैं। जो आपको quantum.next करके एक एप्लीकेशन है, उसको आपको डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करवाना है। उसमें आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, पूरा लेक्चर सीरीज मिलेगा। quantum.next का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ये लेक्चर बोध निधि नाम के मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।